मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह है एजेंट स्टैक डेली। मिनीमैक्स ने एक ओपनवेट्स म्यूजिक मॉडल रिलीज किया है जो टैग्ड लिरिक्स और ट्रैक डिस्क्रिप्शन को एक पास में पूरे 5 मिनट के स्टीरियो सॉन्ग में बदल सकता है। शॉर्ट क्लिप्स को स्टिच करने और उम्मीद करने की कोई जरूरत नहीं कि कॉरस वर्स से संबंधित लगेगा। ओह, यह तो बिल्कुल वाइल्ड है। गूगल ने भी एजेंट्स के बीच टूल्स शेयरिंग के लिए क्लाउड्स, प्राइवेट नेटवर्क्स, लैपटॉप्स और एज डिवाइसेस पर जीरो ट्रस्ट मेश ओपन सोर्स किया है। एक एजेंट दूसरे एजेंट के अप्रूव्ड टूल्स तक पहुंच सकता है बिना अंडरलाइन सर्विस को पब्लिक इंटरनेट पर फोर्स किए। आज मिनीमैक्स से फुल लेंथ म्यूजिक जनरेशन, गूगल सॉवरेन एजेंट मैश, सेरेब्रास का वेफरस्केल इन्फरेंस को रैक में ले जाना और कूडा एजेंट जो लैंग्वेज मॉडल्स को तेज जीपीयू करने लिखना सिखा रहा है। आप सुनेंगे कि ओपनएआई जीरो डेटा रिटेंशन को प्राइवेट सेफ्टी चेक्स के साथ कैसे कंबाइन करना चाहता है, एंटरप्राइजेज हर रिक्वेस्ट को अलग मॉडल पर रूट क्यों कर रहे हैं, और क्या हुआ जब सहयोगी एजेंट्स ने एक कैंपस वायरलेस नेटवर्क बेहतर तरीके से प्लान किया जब एक एजेंट अकेले काम कर रहा था। प्लस हम्स डेस्कटॉप में बॉट मोड है। रीप्लेट जीपीटी 5.6 लुना के जरिए फ्री सॉफ्टवेयर बिल्डिंग खोल रहा है और गिटहब एंटरप्राइजेज को जेटब्रेन्स में कोपायलट पर टाइटर कंट्रोल दे रहा है। ओपनएआई ने एलिजिबल एपीआई कस्टमर्स के लिए जीरो डेटा रिटेंशन की पुष्टि की है और प्राइवेट सेफ्टी प्रोसेसिंग का प्रीव्यू दिया है, एक ऐसा ऑप्शन जो कस्टमर के अंडरलाइंग कंटेंट को रिटेन किए बिना एडवांस्ड सेफ्टी चेक्स लागू करने के लिए है। यह कॉम्बिनेशन मायने रखता है क्योंकि प्राइवेसी और सेफ्टी एंटरप्राइज वर्कफ्लो को विपरीत दिशाओं में खींच सकती हैं। एक बैंक, अस्पताल या सरकारी एजेंसी को हार्मफुल मॉडल बिहेवियर के लिए स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग की जरूरत हो सकती है, लेकिन संवेदनशील प्रॉम्प्ट्स और आउटपुट्स को ऐसी सिस्टम में भेजने से इनकार कर सकती है जो उन्हें बाद में इंस्पेक्शन के लिए रखती है। जीरो डेटा रिटेंशन यह कमिटमेंट बनाए रखता है कि एलिजिबल एपीआई डेटा प्रोसेसिंग के बाद रिटेन नहीं किया जाता। ओपनएआई कहता है कि प्राइवेट सेफ्टी अप्रोच हार्डन्ड एनवायरनमेंट के अंदर इवैल्यूएशन परफॉर्म करेगी और चेक पूरा होने के बाद इनपुट और आउटपुट डिस्कार्ड कर देगी। सादे अंग्रेजी में, रिक्वेस्ट का इंस्पेक्शन करो, सेफ्टी कंट्रोल एनफोर्स करो, फिर दूसरी लास्टिंग कॉपी बनाने से बचो। ओपनएआई ने इस प्रीव्यू को रेगुलेटेड कस्टमर्स के लिए जवाब के तौर पर पोजीशन किया जो फ्रंटियर मॉडल सेफ्टी गार्ड्स चाहते हैं, बिना डेटा सॉवरेनिटी सॉन्डर किए। प्राइसिंग, एक्सेस रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबिलिटी अगले महीने उम्मीद है, इसलिए एस्टेब्लिश्ड रिटेंशन कमिटमेंट प्रीव्यूड लेयर से ज्यादा फर्म है। यह एक असली टेंशन है जिसे टैकल करना है, लेकिन मुझे यह आइडिया पसंद नहीं आया कि प्रीव्यू ने इसे सॉल्व कर दिया है। कस्टमर्स को अभी भी सटीक जवाब चाहिए कि कौन से सेफ्टी चेक्स चलते हैं, क्या फ्लैग्ड मटेरियल अलग पाथ फॉलो करता है, कौन सर्विस का उपयोग कर सकता है, और क्या एविडेंस कंप्लायंस क्लेम्स को सपोर्ट करता है। फिर भी दिशा मायने रखती है। एक हेल्थ केयर असिस्टेंट जनरेटेड गाइडेंस की स्क्रीनिंग कर सकता है जबकि पेशेंट मटेरियल को इफेमरल रखता है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनल एनालिसिस वर्कफ्लो पर आउटपुट कंट्रोल्स लागू कर सकता है बिना परमानेंट ट्रस्ट एंड सेफ्टी आर्काइव बनाए। गवर्नमेंट टीम्स सेंसिटिव रिक्वेस्ट्स को टाइटली डिफाइंड डेटा फ्लो के अंदर रख सकती हैं। ओपनएआई का प्रपोजल प्राइवेसी प्रिजर्विंग सेफ्टी को इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ट्रीट करता है, इसके बजाय कि कस्टमर्स से एक प्रॉमिस को दूसरे पर चुनने को कहे। अगर हार्डन्ड एनवायरनमेंट और डिलीशन गारंटीज यूजफुल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आती हैं, तो कंप्लायंस और सेफ्टी टीम्स के बीच फंसी प्रोजेक्ट्स आखिरकार एक रास्ता आगे पा सकती हैं। गूगल का सॉवरेन एजेंट मैश बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल और नेटवर्क बाउंड्रीज के पार टूल्स को कॉल कर रहे हैं बिना पब्लिक एंड पॉइंट्स के। यह फायरवॉल में एक नया बड़ा छेद बनने से कैसे बचता है?
कनेक्टिविटी की जगह डिनायल से शुरू करके। गूगल ने सैम को अपाचे टू लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स किया है। यह एजेंट्स के लिए एक पीयर टू पीयर ओवरले है जो क्लाउड सिस्टम्स, ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप्स और एज डिवाइसेस में काम करता है। आइडेंटिटी ओपनआईडी कनेक्ट से शुरू होती है, वहीं लॉगिन स्टैंडर्ड जो पहले से कई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सैम बिस्किट कैपेबिलिटी टोकन्स जारी करता है। ये कॉम्पैक्ट क्रेडेंशियल्स हैं जो बिल्कुल बताते हैं कि एक नोड क्या कर सकता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक नेम टूल इन्वोक करना, बजाय पूरे सर्विस तक ब्रॉड एक्सेस देने के। हर पार्टिसिपेटिंग नोड टोकन को लोकली वेरीफाई करता है, तो हर रिक्वेस्ट को सेंट्रल ऑथराइजेशन सर्वर के पास राउंड ट्रिप नहीं करनी पड़ती। अगर वैलिड क्रेडेंशियल स्पष्ट रूप से एक्शन ग्रांट नहीं करता, तो टूल कॉल डिनाई हो जाता है। इससे एक लैपटॉप एजेंट अप्रूव्ड क्लाउड कैपेबिलिटी इन्वोक कर सकता है या एक ऑन प्रेमिसेस एजेंट एज डिवाइस पर टूल रीच कर सकता है, बिना सर्विस को ओपन इंटरनेट पर पब्लिश किए। अब यह किसी दूसरे एजेंट डिस्कवरी लेयर से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एमसीपी कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सपोज किए गए टूल्स मैश में डिस्कवरेबल हो सकते हैं, जबकि कैपेबिलिटी टोकन कॉन्स्ट्रेन करती है कि रिमोट एजेंट क्या इन्वोक कर सकता है। मुश्किल पार्ट तब आता है जब ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटीज रोटेट करती हैं, एक्सेस रिवोक करती हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ कॉल्स ऑडिट करती हैं और डिफरेंट सिक्योरिटी टीम्स के ओन्ड नोड्स कनेक्ट करती हैं। लोकल टोकन वेरिफिकेशन हर रिक्वेस्ट से सेंट्रल डिपेंडेंसी हटाती है, लेकिन यह डिसिप्लिन्ड क्रेडेंशियल पॉलिसी को एसेंशियल बनाती है। फिर भी सैम एक अर्जेंट प्रॉब्लम एड्रेस करती है। यूजफुल एजेंट्स शायद ही कभी एक टाइडी नेटवर्क के अंदर रहती हैं। अगर प्रोजेक्ट गूगल के इकोसिस्टम से बाहर अडॉप्शन पाती है, तो यह क्रॉस कंपनी एजेंट कोलैबोरेशन को एक सिक्योरिटी मॉडल दे सकती है जो प्लीज एक्सपोज अनदर एपीआई से शुरू नहीं होती। कॉग्निशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक रिपोर्ट को डिनाई किया है कि स्पेसएक्स एआई कोडिंग कंपनी को अक्वायर करने की अर्ली टॉक्स में था। ओरिजिनल रिपोर्ट अगस्त 19वीं को आया था, लेकिन स्पेसएक्स की तरफ से कोई ऑन रिकॉर्ड कंफर्मेशन नहीं है और न ही कोई डिस्क्लोज्ड प्राइस, टाइमलाइन या डील स्ट्रक्चर। डिनायल ही कॉन्क्रीट न्यूज है, उससे आगे सब अनसर्टेन है। मार्केट कॉन्टेक्स्ट अभी भी नोटेबल है। स्पेसएक्स पहले से कर्सर अक्वायर कर चुका है और एंटरप्राइज एआई में लार्जर पोजीशन हासिल कर रहा है। एक कोडिंग फोकस्ड कंपनी के प्रति अनदर रिपोर्टेड अप्रोच एक एग्रेसिव कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी पर फिट करती है। हालांकि स्ट्रैटेजिक फिट यह एविडेंस नहीं है कि नेगोशिएशन हुई। कॉग्निशन ने ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर वर्क के अराउंड अपनी आइडेंटिटी बनाई है, जबकि कर्सर कम्पिटिटिव एआई असिस्टेड कोडिंग एनवायरनमेंट में है। दोनों का ओनरशिप एक ब्रॉड डेवलपमेंट स्टैक बना सकता है, लेकिन यह हाइपोथेटिकल है जब तक कोई कंपनी डिस्प्यूटेड रिपोर्ट से ज्यादा नहीं देती। रूमर्स कुछ रिवील कर सकते हैं बिना ट्रांजैक्शन प्रूव किए। इन्वेस्टर्स और एक्वायरर्स एआई कोडिंग प्रोडक्ट्स को स्ट्रैटेजिक एसेट्स मानते हैं, इंटरचेंजेबल मॉडल्स के ऊपर डिस्पोजेबल इंटरफेस लेयर्स नहीं। टैलेंट, यूजर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोप्राइटरी इंटरैक्शन डेटा और डेवलपमेंट वर्क में डीप इंटीग्रेशन सबकी वैल्यू है। एक रूमर्ड कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ओवरलैप और इंडिपेंडेंस के बारे में सवाल भी उठाता है। क्या कॉग्निशन डिस्टिंक्ट रहेगी? क्या उसका ऑटोनॉमस अप्रोच कर्सर में फोल्ड होगा? क्या कस्टमर्स एक ही पेरेंट के कंट्रोल्ड दो कोडिंग प्रोडक्ट्स चाहेंगे? किसी के पास जवाब नहीं है क्योंकि कोई कंफर्म्ड डील नहीं है। ऑनेस्टली, मैं एक कदम और स्केप्टिकल जाता। लोग अक्सर एक्विजिशन रिपोर्टिंग को एडवांस में लिखी हुई प्रोडक्ट रोड मैप मानते हैं। ऐसा नहीं है। अर्ली कॉन्वर्सेशंस खत्म हो सकते हैं, वैल्यूएशंस फेल हो सकती हैं और पार्टीज इस बात पर असहमत हो सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी कॉन्टैक्ट को टॉक्स कहना चाहिए या नहीं।
कॉग्निशन का पब्लिक डिनायल एक इमेजिन इंटीग्रेशन डायग्राम से कहीं ज्यादा वेट रखता है। फेयर। जो कुछ भी आउटकम हो वो कैटेगरी लेवल प्रेशर सरवाइव करता है। वेल कैपिटलाइज्ड कंपनीज उन इंटरफेसेस का ओनरशिप चाहते हैं जहां डेवलपर्स तेजी से एजेंट्स को वर्क डेलीगेट कर रहे हैं। भले ही कॉग्निशन इंडिपेंडेंट रहे, रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि किन कोडिंग स्टार्टअप्स के पास ड्यूरेबल टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन है और किन्हें मार्केट कॉम्प्रेस होने पर एक्विजिशन टारगेट्स बनने की संभावना है। अरविंद जैन, ग्लीन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, का तर्क है कि उद्यम एक ही अनुरोध के लिए एक डिफॉल्ट मॉडल से दूर हो रहे हैं। क्या रूटिंग वास्तव में एक प्रमुख उत्पाद क्षमता है या बस एक सस्ते मॉडल का चयन है जो एक इफ स्टेटमेंट द्वारा किया जाता है? स्टैटिक रूटिंग इतनी क्रूड हो सकती है, लेकिन जैन ने एक समृद्ध फीडबैक लूप का वर्णन किया। आसान सवाल एक तेज, कम खर्चीले मॉडल पर जा सकते हैं, जबकि कठिन अनुरोध एक फ्रंटियर सिस्टम को जायज ठहराते हैं। रूटिंग लेयर बड़े पैमाने पर मानव फीडबैक से सीखती है कि कौन से जवाब मददगार थे, फिर जब कोई समान अनुरोध आता है तो उस सिग्नल का उपयोग करती है। यह आवंटन को एक निश्चित इंजीनियरिंग नियम के बजाय एक निरंतर उत्पाद निर्णय में बदल देता है। अर्थशास्त्र सीधा है। एक कंपनी के हजारों रूटीन रिट्रीवल, सारांश, वर्गीकरण और ड्राफ्टिंग अनुरोध हो सकते हैं, जो सबसे महंगे मॉडल से इतने लाभान्वित नहीं होते कि उसकी कीमत को जायज ठहराया जा सके। उसी कंपनी के पास जटिल विश्लेषणात्मक या एजेंटिक कार्य है जहां मजबूत मॉडल परिणाम को सामग्री रूप से सुधारता है। प्रति क्वेरी रूटिंग दोनों को सब कुछ के लिए उच्चतम दर का भुगतान किए बिना सहअस्तित्व में रहने देती है। मैं अर्थशास्त्र को समझता हूं। मुझे कम विश्वास है कि मददगार हमेशा सबसे अच्छे रूटिंग चॉइस पर साफ सुथरे ढंग से मैप होता है। मानव फीडबैक तथ्यात्मक गुणवत्ता के बजाय प्राथमिकता, गति, स्वर या परिचय को दर्शा सकता है। पैसा बचाने वाला एक राउटर गेटकीपर भी बन जाता है। यह तय करता है कि कौन से कर्मचारियों और कार्यों को सबसे मजबूत तर्क मिलता है। प्रशासक दृश्यता चाहेंगे, खासकर जब एक सस्ता मॉडल एक स्वीकार्य दिखने वाला जवाब देता है जो एक महत्वपूर्ण विवरण को याद कर जाता है। बिल्कुल। एक बार जब राउटर पूरी कंपनी में लागत, विलंबता और जवाब की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, तो यह अदृश्य प्लम्बिंग नहीं रह सकता। ग्लीन का तर्क मायने रखता है क्योंकि उद्यम पहले से ही फ्रंटियर और ओपनवेट मॉडल के मिश्रण के लिए भुगतान करते हैं। प्रतिस्पर्धा केवल इस बारे में नहीं होगी कि किस प्रदाता के पास सबसे मजबूत मॉडल है, बल्कि यह पहचानने की है कि वह ताकत खरीदने लायक कब है। एक अच्छा रूटिंग उत्पाद एक विविध मॉडल पोर्टफोलियो को नियंत्रित खर्च में बदल देता है। एक बुरा एक कम चालान के पीछे गुणवत्ता में कमी को छुपाता है। मिनीमैक्स ने मिनिमैक्स म्यूजिक 3 जारी किया है, एक ओपनवेट्स टेक्स्ट टू म्यूजिक मॉडल जो एक ही पास में 5 मिनट तक का पूरा गाना जनरेट करता है। यह अनुभाग लेबल, वर्स, कोरस, ब्रिज के साथ चयनित गीत स्वीकार करता है और वांछित ट्रैक का वर्णन करने वाला एक संरचित कैप्शन स्वीकार करता है। परिणाम 32 किलोहर्ट्ज 16 बिट स्टीरियो वेब फाइल है। वह फुल लेंथ जनरेशन मुख्य बात है। पहले के ओपन म्यूजिक सिस्टम अक्सर छोटे क्लिप में काम करते थे, जिससे क्रिएटर्स को सेक्शन को बढ़ाने, पुनर्जनरेट करने या सिलाई करने के लिए छोड़ देना पड़ता था। हर सीम मेलोडी, वाद्य यंत्र, पेसिंग या वोकल आइडेंटिटी को बाधित कर सकती थी। मिनीमैक्स एक वास्तविक कमर्शियल ट्रैक की लंबाई में गाने की संरचना को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। यह 3 सर्विंग पाथ भी प्रदान करता है, जो विभिन्न स्थानीय या रिमोट डिप्लॉयमेंट व्यवस्थाओं के माध्यम से वेट्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। लाइसेंस शर्तें अभी भी कमर्शियल उपयोग को नियंत्रित करती हैं। ओपन वेट्स का मतलब है कि पैरामीटर उपलब्ध हैं,
यह नहीं कि हर उपयोग स्वचालित रूप से अप्रतिबंधित है। एक पास में 5 मिनट वास्तव में रोमांचक है क्योंकि यह निर्माण की इकाई को बदल देता है। एक गेम स्टूडियो एक दृश्य के लिए एक पूरा वोकल ट्रैक ड्राफ्ट कर सकता है। एक पॉडकास्ट प्रोड्यूसर 30 सेकंड के टुकड़े को लूप करने के बजाय एक पूरा थीम वेरिएशन का अनुरोध कर सकता है। एक वीडियो क्रिएटर टैग किए गए गीतों से शुरू कर सकता है और कुछ ऐसा प्राप्त कर सकता है जो एक तैयार गाने जैसा दिखता है, जिसमें इंट्रो, दोहराया गया कोरस, ब्रिज और एंडिंग हो। आउटपुट को अभी भी एडिटिंग, मिक्सिंग या मानव प्रदर्शन निर्णयों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पहला परिणाम अब केवल एक संगीत का नमूना नहीं है। यह एक कंपोजिशन लेंथ ऑब्जेक्ट है जिसे एक पूरे के रूप में आंका जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पूरे 5 मिनट में मोटिफ और वोकल कैरेक्टर को संरक्षित करता है, क्योंकि अवधि अकेले सुसंगतता की गारंटी नहीं देती। लेकिन सिंगल पास स्ट्रक्चर ओपन म्यूजिक जनरेशन से एक सबसे स्पष्ट मैकेनिकल सीमा को हटा देता है। सेरेब्रास ने CS4 पेश किया है, अपना पहला रैकस्केल AI इंफरेंस सिस्टम, जिसे एक ताज़ा WC3 टर्बो प्रोसेसर के साथ जोड़ा गया है। कंपनी वेफरस्केल कंप्यूटिंग को एक एकल असामान्य उपकरण से आगे बढ़ा रही है और इसे डेटा सेंटर रैक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पेश कर रही है। सिलिकॉन वेफर को कई पारंपरिक चिप्स में काटने के बजाय सेरेब्रास एक विशाल कनेक्टेड प्रोसेसर का उपयोग करता है, जिसका इरादा कंप्यूटेशन और मेमोरी मूवमेंट को एक साथ रखने का है। CS4 इंफरेंस के लिए एक बड़े डिप्लॉयमेंट सतह में उस दृष्टिकोण का विस्तार करता है, पहले से प्रशिक्षित मॉडल चलाने का काम। घोषणा ने हार्डवेयर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तकनीकी समुदाय में सैकड़ों वोट शामिल हैं, क्योंकि इंफरेंस क्षमता एक निर्धारक AI इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा बनती जा रही है। एक रैक डेटा सेंटर खरीदारों की समझने वाली भाषा है। वे पूर्ण सिस्टम में पावर, कूलिंग, थ्रूपुट, स्पेस, नेटवर्किंग, सर्विसेबिलिटी और कीमत की तुलना करते हैं। सेरेब्रास यह संकेत दे रहा है कि उसका वेफर स्केल डिजाइन प्रतिष्ठित एक्सेलरेटर क्लस्टर के बगल में है, प्रयोगात्मक मशीनों की श्रेणी में नहीं। यह उन संगठनों के लिए मायने रख सकता है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े मॉडल सर्व करते हैं, विशेष रूप से यदि यह एक वर्कलोड को कई प्रोसेसरों में विभाजित करने की जटिलता को कम करता है। हाँ, लेकिन गायब आंकड़े बहुत काम कर रहे हैं। सेरेब्रास ने गंभीर तुलना के लिए आवश्यक विस्तृत थ्रूपुट, मूल्य निर्धारण या व्यापक विशिष्टताओं को प्रकाशित नहीं किया है। रैक स्केल हमें पैकेजिंग और महत्वाकांक्षा बताता है। यह प्रति जेनरेट किए गए टोकन लागत, यथार्थवादी समवर्ती प्रदर्शन, ऊर्जा दक्षता या मॉडल आकारों में व्यवहार का खुलासा नहीं करता। WC3 टर्बो नाम हमें बताता है कि एक ताज़ा प्रोसेसर है, लेकिन पूर्ण डेटा शीट के बिना खुलासा GPU क्लस्टर पर मापा गया विजय नहीं है। फिर भी जैसे जैसे इन्फरेंस मांग बढ़ती है, AI इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदारों को विश्वसनीय विकल्पों की जरूरत है और वेफर स्केल हार्डवेयर एक सामग्री रूप से अलग डिजाइन प्रदान करता है। एक बार प्रदर्शन और मूल्य आने पर CS4 को स्थापित प्रणालियों के विरुद्ध आंका जा सकता है। तब तक सेरेब्रास ने बातचीत को आगे बढ़ाया है, इसे हल नहीं किया। स्पेड एक भाषा मॉडल को निष्पादन योग्य अभ्यास वातावरण बनाने और उन्हें हल करके सीखने देता है। क्या यह खतरा नहीं है कि दोनों समस्याएं और उत्तर लिखने वाला मॉडल बस अपने ही खेल में अच्छा हो जाता है? यही केंद्रीय चुनौती है। एनवायरनमेंट डिजाइनर के रूप में मॉडल पहेलियां, सिमुलेशन या अंतर्निहित स्कोरिंग वाले टूल उपयोग कार्य बनाता है। रीजनिंग एजेंट के रूप में यह उन्हें आजमाता है। डिजाइनर का लक्ष्य हल करने वाले की वर्तमान क्षमता के निकट होना है, सिखाने के लिए कठिन पर्याप्त, लेकिन असंभव नहीं। यह रोचक इसलिए होता है
यह नए वातावरण को एक बड़े प्री ट्रेनिंग कॉर्पस से वास्तविक दस्तावेजों में भी जड़ें लगाता है और दोहराव कम करने के लिए पिछली रचनाओं को याद रखता है। 30 अरब पैरामीटर तक के पैमाने पर शोधकर्ता 8 हटाए गए गणित, विज्ञान, कोडिंग और तर्क बेंचमार्क पर सबसे मजबूत निश्चित वातावरण बेसलाइन की तुलना में औसतन 5.3 अंकों का लाभ दर्शाते हैं। हटाए गए लाभ इसे रोचक बनाते हैं। मल्टी स्टेप टूल उपयोग में भी सुधार दिखा, इसलिए परिणाम केवल स्वलिखित पहेलियों को दोबारा चलाने तक सीमित नहीं था। यदि दोहराया जा सकता है तो एजेंट अपने स्वयं के फ्रंटियर के निकट उपयोगी अभ्यास तैयार कर सकते हैं, लोगों के हर प्रशिक्षण वातावरण को डिजाइन करने की प्रतीक्षा किए बिना। न्यूज रिसर्च ने हर्म्स एजेंट के लिए बॉट मोड शिप किया है और यह हर्म्स डेस्कटॉप में डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है। डेस्कटॉप अब एक अविभेदित सूची में हर इंटरैक्शन को दूसरे सत्र के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय नामित बॉट्स की एक रोस्टर प्रस्तुत करता है। प्रत्येक बॉट एक पूर्ण हर्म्स प्रोफाइल है जिसमें अलग चैट इतिहास, मेमोरी, स्किल्स, टूल्स और मॉडल कॉन्फ़िगरेशन है। व्यावहारिक बदलाव अलगाव है। एक कोडिंग बॉट सॉफ्टवेयर संदर्भ और प्रासंगिक टूल्स रख सकता है। एक रिसर्च बॉट अपने स्रोतों और कार्य इतिहास को रख सकता है और एक राइटिंग बॉट एक अलग आवाज बनाए रख सकता है बिना उन पहचानों को एक दूसरे में मिलने के। हर्म्स एजेंट मिट लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स बना हुआ है और बॉट मोड डेस्कटॉप के साथ बंडल है, न कि अलग एड ऑन के रूप में वितरित। यह मल्टी एजेंट संगठन को एक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस अवधारणा बनाता है, फाइलों या कमांड्स के पीछे छिपी उन्नत कॉन्फ़िगरेशन के बजाय। मुझे रोस्टर रूपक पसंद है क्योंकि लोग पहले से भूमिकाओं में सोचते हैं। उन्हें जरूरी नहीं सत्र 47 चाहिए, वे उस बॉट को चाहते हैं जो एक विशेष प्रकार के काम को समझता है। लेकिन अलगाव वास्तविक होना चाहिए। यदि प्रत्येक प्रोफाइल अपनी मेमोरी और टूल्स ले जाता है तो इंटरफेस आकस्मिक संदर्भ क्रॉसओवर को कम कर सकता है और क्षमताओं को समझना आसान बना सकता है। एक राइटिंग के लिए इरादे से बॉट को सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के लिए मेंट एक्सेस को चुपचाप इनहेरिट नहीं करना चाहिए। सही, और प्रति बॉट मॉडल कॉन्फ़िगरेशन किसी भी रिमोट मॉडल के स्थायी रूप से उपलब्ध रहने का वादा किए बिना उपयोगी है। प्रोवाइडर्स एक्सेस बदल सकते हैं और एप्लीकेशन दूसरा मॉडल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टिकाऊ फीचर यह है कि प्रत्येक प्रोफाइल अपना मॉडल प्रेफरेंस और क्षमता बंडल व्यक्त कर सकता है। यह किसी नामित मॉडल तक स्थायी एक्सेस की गारंटी देने से अलग है। रिलीज वहां सबसे मजबूत है जहां यह एजेंट पहचान को दृश्यमान और स्विच करने योग्य बनाता है बिना लोगों को पूरा कार्य वातावरण पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता के। यह सक्रिय पहचान को किसी संदेश से पहले ही पढ़ने योग्य भी बनाता है। यह छोटा लगता है लेकिन इसकी परवाह करता है जब कई एजेंट्स के अलग अलग इतिहास और टूल्स तक अलग अलग एक्सेस हो। और यह एक दिलचस्प सामाजिक संभावना पैदा करता है। अगर न्यूज़ बाद में पोर्टेबल समुदाय प्रोफाइल का समर्थन करता है तो लोग विशेषज्ञ बॉट्स को एक उपयोगी कौशल सेट, मेमोरी स्ट्रक्चर और टूल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। यह एक सामान्य प्रॉम्प्ट डाउनलोड करने की तुलना में एक कार्यशील भूमिका आयात करने के ज्यादा करीब है। यह अभी तक घोषित नहीं किया गया है, इसलिए यह एक संभावना बनी हुई है। अभी के लिए हर्म्स डेस्कटॉप ने कई निरंतर एजेंट पहचानों को प्रबंधित करना बहुत आसान बना दिया है, जो भविष्य की सुविधाओं को उधार लेने के बिना पर्याप्त है। शोधकर्ताओं ने सहयोगी एआई एजेंटों को एक कैंपस में मिलीमीटर वेव बेस स्टेशनों को रखने की समस्या सौंपी और टीम ने पूरे मैप को नियंत्रित करने वाले एकल एजेंट से बेहतर प्रदर्शन किया। मिलीमीटर वेव वायरलेस उच्च क्षमता दे सकता है, लेकिन इमारतें और भूभाग इसे आसानी से रोकते हैं, जिससे छत पर रखना एक कठिन अनुकूलन समस्या बन जाती है।
प्रत्येक एजेंट ने भूगोल के एक हिस्से को प्रबंधित किया जबकि कवरेज और न्याय के लिए सहयोग किया। घने सिमुलेशन में मल्टी एजेंट दृष्टिकोण तेजी से अभिसरण हुआ। 400 सिमुलेटेड उपयोगकर्ताओं को कवर किया और 0.94 की न्याय संगतता स्कोर हासिल किया। वितरित योजना के लिए यह एक मजबूत परिणाम है। यह प्रमाण नहीं है कि हर बुनियादी ढांचे की समस्या के लिए स्वाम की जरूरत है। कैंपस मैप को सार्थक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो विशेषज्ञ एजेंटों को प्रबंधनीय जिम्मेदारियां देता है। जब घनत्व बढ़ा तो सहयोग ने खोज को बेहतर ढंग से संभाला, एक शिक्षार्थी की तुलना में जो पूरी समस्या ले रहा था। स्टेडियम, ट्रांजिट हब, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और ऊर्जा प्रणालियों में समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जहां स्थानीय निर्णय परस्पर क्रिया करते हैं, लेकिन एक विशाल नियंत्रक की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम उन क्षेत्रों को कवरेज और संतुलन पर एक एकल ऑप्टिमाइजर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले समन्वित शिक्षार्थियों का एक प्रारंभिक उदाहरण देता है। भाषा मॉडल कूड़ा कर्नल्स लिखने में अचानक सक्षम हो गए हैं, जो कई उच्च प्रदर्शन संचालनों के पीछे छोटे जीपीयू प्रोग्राम हैं। फिर भी वे जनरेट किए गए कर्नल्स अनुभवी इंजीनियरों को अभी भी निराश क्यों करते हैं? क्योंकि काम करने वाला कोड और तेज कोड अलग-अलग उपलब्धियां हैं। बाइटडांस सीड और त्सिंगनुया एआई ने कूड़ा एजेंट पेश किया जो भाषा मॉडल को सिर्फ सही परिणाम के खिलाफ नहीं, बल्कि रनटाइम प्रदर्शन के खिलाफ प्रशिक्षित करता है। उनका सीड 1.6 बेस मॉडल कर्नल बेंच समस्याओं के 74% को पास करता है, जो दर्शाता है कि यह बार-बार वैध कूड़ा प्रोड्यूस कर सकता है। फिर भी वैध आउटपुट मेमोरी का अक्षम उपयोग कर सकता है, बहुत जेस्टो सिंक्रोनाइजेस कर सकता है, अनावश्यक काम लॉन्च कर सकता है, या जीपीयू के समानांतर हार्डवेयर का लाभ उठाने में विफल हो सकता है। कूड़ा एजेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग करता है। एजेंट एक कर्नल जनरेट करता है, इसे एक्सिक्यूट करता है, मापी गई गति से जुड़ा एक रिवॉर्ड प्राप्त करता है और अपने व्यवहार को अपडेट करता है। दोहराव मॉडल को उन प्रदर्शन सुधारों का पीछा करना सिखाता है जो सामान्य कोड जनरेशन प्रशिक्षण छोड़ सकता है। विशेषज्ञ कूड़ा जैसा दिखने वाले टेक्स्ट को रिवॉर्ड देने या सिर्फ कंपाइल करके सही नंबर वापस करने के बजाय, यह प्रक्रिया उस कोड को रिवॉर्ड देती है जो गणना को तेजी से पूरा करता है। वह देखा गया परिणाम खबर है। कस्टम कर्नल्स तय कर सकते हैं कि मॉडल प्रशिक्षण या अनुमान प्रणाली आर्थिक रूप से व्यवहार्य है या नहीं, लेकिन उन्हें हैंड ऑप्टिमाइज करने में सक्षम इंजीनियर कम हैं। अगर एक प्रशिक्षित एजेंट प्रतिस्पर्धात्मक कर्नल्स प्रोड्यूस करता है, तो यह एक पेपर में नए ऑपरेशन से वास्तविक हार्डवेयर पर कुशल एग्जीक्यूशन तक के रास्ते को छोटा कर सकता है। मैं सामान्यीकरण के बारे में सावधान हूं क्योंकि कर्नल बेंच समस्याओं को अलग करता है प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स के विपरीत, जहां पड़ोसी ऑपरेशन, लॉन्च ओवरहेड, कंपाइलेशन व्यवहार और हार्डवेयर विविधता सभी मायने रखते हैं। एक बेंचमार्क दर्शा सकता है कि प्रदर्शन निर्देशित लर्निंग जनरेट किए गए कोड को बदलती है। यह साबित नहीं कर सकता कि पूरा प्रशिक्षण स्टैक तेज हो जाता है। फिर भी कूड़ा एजेंट सही लक्ष्य पर हमला करती है, वास्तविक रनटाइम जो सिर्फ संभावित दिखने वाले कोड के बजाय। रीप्लेट ने 19 अगस्त को फ्री मोड पेश किया, जो लोगों को पहले क्रेडिट कार्ड जोड़े बिना या टोकन चार्ज ट्रैक किए बिना एक विचार का वर्णन करने और रनेबल सॉफ्टवेयर जनरेट करने की अनुमति देता है। GPT 5.6 लूना इस मुफ्त अनुभव को संचालित करता है, और ओपनएआई ने अपने खुद के न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस सहयोग की घोषणा की। दर्शकों में छात्र, पहली बार निर्माता और वे लोग शामिल हैं जो एक छोटा विचार तलाश रहे हैं जो अन्यथा पे वॉल पर रुक सकते हैं। रीप्लेट एक सादे भाषा के अनुरोध को एक कार्यशील प्रोजेक्ट में बदल देता है, कोड जनरेशन, एग्जीक्यूशन और इटरेशन को एक ब्राउज़र आधारित वातावरण में रखता है। अग्रिम भुगतान निर्णय को हटाने से बदल जाता है कि कौन उस क्षण तक पहुंच सकता है जब एक विचार इंटरैक्टिव बन जाता है।
एक छात्र एक अध्ययन उपकरण बना सकता है। एक सामुदायिक आयोजक एक पंजीकरण ऐप का प्रोटोटाइप बना सकता है और एक डिजाइनर एक उपयोगिता बना सकता है बिना पहले क्षमता खरीदे जिसे वे शायद खराब तरीके से समझते हैं। फ्री शक्तिशाली है और इसके पास सीमाओं का विवरण होना जरूरी है। ओपनएआई की घोषणा में उपयोग सीमा, कौन से कार्य योग्य हैं या कब किसी को पेड प्लान पर जाना होगा, ये बातें स्पष्ट नहीं हैं। ये विवरण तय करते हैं कि फ्री मॉड एक सार्थक प्रोजेक्ट का समर्थन करता है या मुख्य रूप से एक प्रभावी प्रदर्शन प्रदान करता है। इस अनिश्चितता के बावजूद संपूर्ण क्रिएट एंड रन लूप को खोलना कोड स्निपेट्स देने वाले फ्री चैट बॉक्स की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अनुभवी डेवलपर्स को भी लाभ हो सकता है, हालांकि यह पूर्ण पेशेवर वातावरण की जगह नहीं लेता। यह लाइब्रेरी आजमाने, इंटरफेस स्केच करने या छोटे ऐप के लिए लुना के दृष्टिकोण को देखने का एक तेज तरीका प्रदान करता है। परिणाम टोकन गिनती से अधिक मायने रखता है। क्या फ्री यूजर कुछ उपयोगी डिप्लॉय या शेयर कर सकता है और जनरेटेड सामग्री को जारी रखने के लिए पर्याप्त समझ सकता है? मैं सतर्क रूप से आशावान हूँ। लूना को नोकार्ड स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जोड़ने से उन लोगों के लिए एक सक्षम कोडिंग अनुभव उपलब्ध होता है जिन्होंने शायद कभी आईडीई नहीं खोला। चाहे यह सॉफ्टवेयर निर्माण में व्यापक प्रवेश द्वार बनता है या पेड प्लान की ओर छोटा रास्ता, यह रीप्लिट की अनदेखी की गई सीमाओं पर निर्भर करेगा। जेटब्रेन्स के लिए कोपायलट में गिटहब ने एंटरप्राइज प्रबंधित सेटिंग्स जोड़ी हैं, जो इंटेलीजे, PyCharm, गोलन और अन्य व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले टूल्स के पीछे के विकास वातावरण को शामिल करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अब 4 क्षेत्रों में संगठन व्यापी नियंत्रण लागू कर सकते हैं: प्लग इन गवर्नेंस, MCP सर्वर एक्सेस, ओपन टेलीमेट्री और अनुमति मोड। प्लग इन गवर्नेंस यह निर्धारित करता है कि कौन से एक्सटेंशन या क्षमताओं की अनुमति है। MCP नियंत्रण यह तय करते हैं कि कोपायलट किन बाहरी टूल सर्वर से जुड़ सकता है। ओपन टेलीमेट्री एकत्र और निर्यात किए गए संचालन डेटा को मानकीकृत करता है। अनुमति मोड परिभाषित करते हैं कि सहायक कौन से कार्य कर सकता है और उसे कब पहले व्यक्ति से पूछना चाहिए। यह परिवर्तन उन कंपनियों के लिए शासन अंतराल को भरता है जो जेटब्रेन्स में कोपायलट चाहती थी, लेकिन हर डेवलपर पर भरोसा नहीं कर सकती थी कि वे निरंतर इन नियंत्रणों को कॉन्फ़िगर करेंगे। यह चमकदार नहीं है, लेकिन ईमानदारी से इस तरह के परिवर्तन दूसरे चतुर कोडिंग डेमो की तुलना में अपनाने को अधिक बढ़ा सकते हैं। एक कंपनी के पास उत्कृष्ट मॉडल प्रदर्शन हो सकता है और फिर भी डिप्लॉयमेंट ब्लॉक हो सकता है क्योंकि प्लगइन अनधिकृत टूल्स तक पहुंचता है, असंगत सेटिंग्स के तहत टेलीमेट्री उत्सर्जित करता है या हर डेवलपर से अलग अलग तरीके से अनुमतियों की व्याख्या करने को कहता है। और MCP एक्सेस वह नियंत्रण है जिस पर मैं सबसे गौर से नजर रखूंगा। एक साधारण कोड पूर्णता टूल मुख्य रूप से टेक्स्ट सुझाता है। एक टूल कनेक्टेड सहायक रिपोजिटरी, इश्यू ट्रैकर, डेटाबेस, क्लाउड संसाधनों या आंतरिक सेवाओं तक पहुंच सकता है। केंद्रीय नीति एक एंटरप्राइज को यह परिभाषित करने की अनुमति देती है कि कौन से सर्वर स्वीकृत हैं, इससे पहले कि हर डेवलपर एडिटर के आसपास एक अलग ट्रस्ट बाउंड्री बनाए। बिल्कुल, केंद्रीय सेटिंग्स कोपायलट को व्यक्तिगत रूप से कॉन्फ़िगर किए गए सहायक से प्रबंधित एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में बदल देती हैं। डेवलपर्स को जेटब्रेन्स उत्पादों में सुसंगत व्यवहार मिलता है, जबकि सुरक्षा टीमों को अनुमतियों और निर्यातित संचालन डेटा को शासित करने के लिए एक परिभाषित स्थान मिलता है। यह डेमो में कम रोमांचक है और वास्तविक डिप्लॉयमेंट के दौरान बहुत अधिक उपयोगी है। हगिंग फेस में एक उल्लंघन के बाद ओपनएआई ने मॉडल विकास के आसपास सुरक्षा उपाय जोड़े हैं। सार्वजनिक रिपोर्टिंग के अनुसार
परिवर्तनों में विकास के दौरान अधिक विस्तृत निगरानी और पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान संरेखण और सुरक्षा पर अधिक जोर शामिल है। प्रारंभिक मॉडल प्रशिक्षण के बाद का चरण जब डेवलपर्स व्यवहार को आकार देते हैं, निर्देश अनुपालन में सुधार करते हैं और सुरक्षा नियंत्रण जोड़ते हैं। ओपनएआई ने सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताया है कि उल्लंघन ने क्या उजागर किया या किस आंतरिक खतरे की स्थिति ने प्रत्येक उपाय को प्रेरित किया। यह सीमित करता है कि कोई विशिष्ट रूप से प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कैसे कर सकता है। जो स्पष्ट है वह यह है कि एक निकट एआई प्लेटफॉर्म पर एक घटना ने एक फ्रंटियर लैब को अपनी मॉडल विकास पाइपलाइन के आसपास सुरक्षा कड़ी करने के लिए प्रेरित किया। ओपनएआई का कहना है कि जारी किए गए मॉडल प्रभावित नहीं हुए, इसलिए यह उन मॉडलों या एपीआई में घोषित दोष नहीं है जिनका लोग वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है और ईमानदारी से आसपास की आपूर्ति श्रृंखला अभी भी ध्यान देने योग्य है। प्रयोगशालाएं मॉडल रिपॉजिटरी, डेटासेट, विकास सेवाओं, मूल्यांकन प्रणालियों, क्रेडेंशियल्स और बाहरी उपकरणों पर निर्भर करती हैं। प्रयोगशाला के पास का एक समझौता ऐसे आर्टिफैक्ट्स या पथों को उजागर कर सकता है जो महत्वपूर्ण हैं, भले ही अंतिम वेट्स सुरक्षित रहें। हमें सटीक ट्रिगर, प्रभावित सामग्री या यह नहीं पता है कि नई निगरानी किसी रिलीज शेड्यूल को बदलती है या नहीं, इसलिए एक नाटकीय उल्लंघन कथा तथ्यों से आगे निकल जाएगी। अधिक विस्तृत निगरानी संदिग्ध गतिविधि को पहले प्रकट कर सकती है, जबकि मजबूत पोस्ट ट्रेनिंग सुरक्षा एक विशेष रूप से संवेदनशील चरण की रक्षा करती है। ओपनएआई ने क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सपोजर को स्वीकार किया है और आंतरिक रूप से प्रतिक्रिया दी है। उपयोगी अगला खुलासा यह समझाएगा कि कौन से नियंत्रण बदले और बाहरी लोग स्वतंत्र रूप से क्या सत्यापित कर सकते हैं। वेंचरबीट ने रॉब स्ट्रेचे को अपना पहला लीड एनालिस्ट और वेंचरबीट रिसर्च के संस्थापक सदस्य के रूप में किराया पर रखा है। एक मीडिया कंपनी जो मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज के बगल में एक एनालिस्ट सीट जोड़ती है, यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि एंटरप्राइज एआई खरीदारों को लॉन्च हेडलाइन के बाद तुलना की जरूरत बढ़ती जा रही है। स्ट्रेचे दसीयूबी रिसर्च और सिलिकॉन एनजीएलई से आए हैं, जहां उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रिंसिपल एनालिस्ट के तौर पर काम किया और एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू किए। उन्होंने पहले एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी ग्रुप में काम किया और एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेशनल भूमिकाओं में रहे, जिसमें Amazon वेब सर्विसेज पर एक एनालिटिक्स सर्विस पर काम और ज़र्टो में एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन शामिल है। वेंचरबीट का कहना है कि रिसर्च ग्रुप डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स को एआई का मूल्यांकन और डिप्लॉयमेंट करने में मदद करेगा। इसके शुरुआती विषयों में मल्टीवेंडर ऑर्केस्ट्रेशन, एजेंट सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन शामिल हैं। महंगी समस्याएं जो तब दिखती हैं जब प्रोटोटाइप प्रोक्योरमेंट, पॉलिसी और प्रोडक्शन ट्रैफिक से मिलते हैं। मैं तब तक अपना फैसला रखूंगा जब तक यह कोई ठोस काम पब्लिश नहीं करता। एंटरप्राइज एआई के पास पहले से ही सर्वे चार्ट्स के चारों ओर लपेटे हुए बहुत सारे आश्वस्त विशेषण हैं। फिर भी फोकस समय पर है। कंपनियां फ्रंटियर मॉडल्स, ओपन वेट्स, क्लाउड सर्विसेज, इंटरनल डेटा और स्पेशलाइज्ड टूल्स को जोड़ रही हैं, जबकि एजेंट सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, परमिशंस और टूल एक्सेस पर फैली हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन तय करता है कि एक एक्सेलरेटर फ्लीट उपयोगी काम पैदा करती है या बस एक प्रभावशाली बिल। स्ट्रेचे की ऑपरेशनल और एनालिस्ट बैकग्राउंड ग्रुप को एक विश्वसनीय शुरुआती बिंदु देती है। इसका मूल्य इस पर निर्भर करेगा कि यह डिप्लॉयमेंट सबूत को असली खरीद और ऑपरेटिंग फैसलों से जोड़ता है या नहीं, एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू को निश्चितता के रूप में पैकेज करने के बजाय। 3 रिपोजिटरीज तेजी से आगे बढ़ रही हैं। CUD/Nanobot पहली बार 4721 स्टार्स के साथ दिखा है।
0.3 जुलाई 25 को आया और प्रोजेक्ट अगस्त 20 को अपडेट हुआ। यह एक अल्ट्रा लाइटवेट सेल्फ होस्टेड पाइथन एजेंट फ्रेमवर्क है जिसमें वेब इंटरफेस, मेमोरी, टूल्स, एमसीपी कनेक्शंस, ऑटोमेशन, चैट ऐप्स और मल्टी एजेंट वर्क फ्लोज हैं। डोज डेटा स्लैश कोडबेस मेमोरी 3966 स्टार्स पर पीछे है, 30 दिनों में 7978 की बढ़त के साथ 25.2% का जंप। 0.10 अगस्त 19 को आया। यह कोड को 158 भाषाओं में एक पर्सिस्टेंट नॉलेज ग्राफ में इंडेक्स करता है, जिससे एजेंट बिना बार बार पूरे रिपोजिटरीज लोड किए रिलेशनशिप्स को क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, वह पेयरिंग समझ में आती है। नैनोबॉट एक एजेंट एनवायरनमेंट देता है, जबकि कोडबेस मेमोरी एजेंट को उस सॉफ्टवेयर की स्ट्रक्चर्ड जानकारी दे सकता है जिसे वह बदल रहा है। प्रीफेक्ट HQ/फास्ट टूल लेयर को पूरा करता है। इसके 27,312 स्टार्स हैं, 30 दिनों में 1098 की बढ़त के साथ, और अगस्त 10 को इसका 3.4 रिलीज आया। इसका पाइथन फ्रेमवर्क एमसीपी सर्वर्स और क्लाइंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि डेवलपर्स कम प्रोटोकॉल स्कैफोल्डिंग के साथ टूल यूजिंग एजेंट्स को क्षमताएं एक्सपोज कर सकें। नैनोबॉट के तीनों में सबसे बड़ा ऑडियंस है, कोडबेस मेमोरी में सबसे तेज ग्रोथ है, फास्ट पाइथन फंक्शंस और सर्विसेज को एजेंट टूल्स में बदलने का एक व्यापक रूप से अपनाया गया रास्ता बना हुआ है। मॉडल प्रगति एक नए जनरल पर्पस फैमिली के बजाय लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट स्पेशलाइजेशन में आई है। Z.AI का GLM 5.31 मिलियन 48,596 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आया और ओपन राउटर के माध्यम से API एक्सेस है, जो जटिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और लॉन्ग होराइजन एजेंट वर्क के लिए लक्षित है। यह एजेंट्स के लिए GLM फैमिली की उस दिशा को आगे बढ़ाता है जो एक लंबे टास्क में बहुत बड़े कोड और वर्किंग कॉन्टेक्स्ट को वहन कर सकें। Qwen/Qwen 3.8 27B, जिसे Qwen 3.8 27B लिखा जाता है, एक खुला स्थानीय मॉडल बनकर भारी ध्यान आकर्षित कर रहा है। हगिंग फेस पर 11,599 लाइक्स और 1,30,00,000 से अधिक डाउनलोड के साथ। यह छवि और टेक्स्ट इनपुट को टेक्स्ट आउटपुट में संभालता है, बातचीत उपयोग का समर्थन करता है और अपाचे 2 लाइसेंस के तहत सेफ टेंसर्स वेट फॉर्मेट में आता है। संगतता टैग में सामान्य ट्रांसफॉर्मर्स टूलिंग, होस्टेड एंडपॉइंट्स और एज़्योर डिप्लॉयमेंट शामिल हैं। 27 अरब पैरामीटर पर यह हल्के लैपटॉप मॉडलों से ऊपर है, लेकिन सबसे बड़े डेटा सेंटर सिस्टम से नीचे, जो इसे पर्याप्त मेमोरी वाले सक्षम स्थानीय वर्कस्टेशन या सर्वर के लिए संभव बनाता है। विजुअल इनपुट, खुले वेट, व्यापक रनटाइम सहायता और बड़े डाउनलोड गतिविधि का संयोजन इसे निजी दस्तावेज, स्क्रीनशॉट और इंटरफेस विश्लेषण के लिए उपयोगी बनाता है, जहां डेटा स्थानीय नियंत्रण में रहना चाहिए। OpenAI ने ChatGPT for Teens, Built for Learning, Backed by Protections पेश किया है, जिसमें मजबूत अंतर्निहित सुरक्षाएं, स्वस्थोपयोग सुविधाएं और अतिरिक्त पेरेंटल नियंत्रण शामिल हैं। IBM रिसर्च का हाउ मच मेमोरी डज योर एजेंट एक्चुअली नीड दूसरी जिम्मेदार सहायता की दिशा पर ध्यान देता है, पर्याप्त इतिहास बनाए रखना ताकि निरंतरता बनी रहे बिना हर पुरानी बातचीत को अगले निर्णय में खींचे। यह कनेक्शन देखने योग्य है। एक प्रोडक्ट यह तय करता है कि सहायक किसकी सेवा करता है, जबकि मेमोरी कार्य पूछता है कि एजेंट को क्या आगे ले जाना चाहिए। GitHub का एंटरप्राइज मैनेज्ड सेटिंग्स इन GitHub Copilot फॉर JetBrains MCP एक्सेस, टेलीमेट्री, प्लगइन और अनुमति मोड के चारों ओर संगठनात्मक सीमाएं जोड़ता है। तीनों विकास मिलकर उपयोगकर्ता संबंध, याद रखा गया संदर्भ और बाहरी उपकरणों को सीमित करते हैं जिन तक एक AI सिस्टम पहुंच सकता है। प्राथमिक स्रोतों, विशिष्टताओं, प्रोजेक्ट संदर्भों और आपने सुने हर चीज के पीछे और विस्तृत जानकारी के लिए
tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।